जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं आईसीएआर एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। आज क्या देखेंगे साथी? आईसीएआर एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। साथ ही आज आपको बता दूं कि सीआरपीएफ जो आपका सीआरपीएफ है उसका एग्ज़ाम नहीं है। अब सीआरपीएफ ट्रेडमैन का अगला एग्ज़ाम सोमवार से होगा। कब से होगा? तो याद रखेंगे सोमवार से होगा, जो कि 12 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है आज हुआ था आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्ज़ाम हुआ था, और आज है 7 जुलाई, और 7 जुलाई को हम देखने वाले हैं जो आईसीएआर के जो लगभग सभी शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है साथी, तो कुछ इस तरह से प्रश्न रहने वाले हैं, इनको हम जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आने वाले जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, या फिर आईसीएआर के आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे, ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता है। याद रखेंगे, ज़िंदगी में आप कितनी बार भी हारे हों ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। याद रखेंगे, आप जीतने के लिए पैदा हुए। जब ज़िंदगी की हम पहली रेस लगा रहे थे, जिस समय हम कब थे, जिस समय हम किस अवस्था में थे, तो आप समझ सकते हैं वो भ्रूणा जो आपकी शुक्राणु की अवस्था थी, उस समय जब हम ज़िंदगी की पहली रेस लगा रहे थे, जब हम वो रेस जीत सकते हैं तो ये एग्ज़ाम क्या चीज़ है? ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको तो हम पार कर ही सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि ज़िंदगी में आप कितनी बार भी हारे हो, यानी कि कितने भी बार एग्ज़ाम में फेल हुए हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और दोबारा दुगने जोश और जुनून के साथ तैयारी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है साथी वो कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसके बारे में। इसका अपवर्तनांक की बात की जाए सर, 2.42 कितना होता है? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, और इसका अर्थ होता है कि इसका जो क्रांतिक कोण है, इसका जो क्रांतिक कोण है, यानी कि अपवर्तनांक से जो हीरे का अपवर्तनांक होता है उसी के तहत आपका क्रांतिक कोण मापा जाता है। तो 2.42 के कारण इसका जो क्रांतिक कोण बनता है वो 24 डिग्री के लगभग बनता है। कितना बनता है? 24 डिग्री के लगभग बनता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और हीरे के भीतर एक अनेक ऐसी किरणें पहुंचती हैं जिसके लिए वे आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। देखो, जो एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। जो ये आपतन कोण होता है, जब ये क्रांतिक कोण से कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपतन कोण जब बड़ा हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है? हीरे के अंदर जो प्रकाश जाता है वो परावर्तित होकर दर्शक के रूप में पहुंचने लगता है, यानी कि चमकने लगता है। जब प्रकाश इस तरह से बार बार टकराएगा एक दूसरे सतह में, तो वो एक विभिन्न प्रकार की क्रिया करेगा और हीरे को बाहर से चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, याद रखेंगे। और यही कारण है कि हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो हीरे का अपवर्तनांक हमने देखा 2.42 होता है, जबकि इसका क्रांतिक कोण की बात की जाए तो आपका 24 डिग्री के लगभग इसका क्रांतिक कोण होता है, जिसके कारण हीरा अंदर से चमकदार किरणें जब जाती हैं हीरे के अंदर तो वो चमकदार दिखाई देने लगता है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, बिमल घोष किस खेल से संबंधित है। बात करेंगे बिमल घोष के बारे में। तो साथ ही ये बिमल घोष की बात की जाए तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। प्राचीन काल में ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी कि 70 से 80 के दशक में। वर्तमान में बात की जाए तो ये फुटबॉल करियर में शुरुआत करने के बाद दिग्गज फुटबॉल कोच बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? दिग्गज फुटबॉल कोच बन चुके हैं बिमल घोष को। और भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है द्रोणाचार्य जीवन पुरस्कार, क्या होता है? द्रोणाचार्य जो जीवन पुरस्कार होता है, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु के लिए दिया जाता है, उसका पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। किसको? तो बिमल घोष को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिमल घोष किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे, और फुटबॉल के ये क्या है? कोच रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसका बना होता है। तो बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये किसका बना होता है? तो याद रखेंगे, आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये क्या होती हैं साथी? याद रखेंगे, इन चट्टानों के द्वारा क्या होता है, आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। ये जो चट्टानें होती हैं इनमें क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? याद रखेंगे, पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी के माध्यम से मैग्मा या लावा निकलता है, इसी के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जब वो मैग्मा
आपका क्या बन जाता है, आग्नेय और रूपांतर चट्टान के रूप में क्या होता जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय जो पठार है, जो आपके जो भारत का प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार का, ये आपका कहा जाता है। और इसको याद रखेंगे, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन से लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। और जब कार्बोनिफेरस युग था, इससे पहले गोंडवाना लैंड जब टूट गया था, भारत आकर के यहाँ पर उत्तर में हिमालय की तरफ टकरा गया था, तो उस समय इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसी प्रायद्वीपीय पठार ये बना किसके होता है, तो आग्नेय और रूपांतर चट्टानों का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किस देश में आए प्राकृतिक संकट से संबंधित है। याद रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त की अगर बात की जाए तो भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जब तुर्की और सीरिया में क्या आया था, भूकंप आया था। जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो इसी दौरान क्या किया था, भारत सरकार ने ऑपरेशन क्या चलाया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन मित्र नाम से एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत जो तुर्की और सीरिया में फंसे हुए जो बिल्डिंगों के गिरने से दब गए थे लोग, उनकी क्या की थी, जान माल की सहायता की थी। और इसके सतत और खोज बचाव अभियान जारी किया था। 6 फरवरी 2023 को, याद रखेंगे, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में दोनों देशों को जब तबाह कर दिया, तो इससे जब जो मदद कार्य करना था वो भारत सरकार के द्वारा किया गया। और भूकंप का अगर केंद्र की बात की जाए तो गांजिया टेप नामक स्थान है, जो कि तुर्की से आपका 37 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। गांजिया टेप नामक स्थान है, ये यहीं पर क्या था, जो आपका भूकंप आया था इसका केंद्र था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ऑपरेशन के दोस्त के बारे में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया तुर्की और सीरिया के सहयोग के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा जीएसटी कब लागू की गई थी। बात करेंगे जीएसटी के बारे में, तो साथी इसको 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने लागू किया था, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के तहत भारत सरकार ने जीएसटी के प्रावधान को कनाडा देश से लिया था। ये भी नोट कर लेंगे आप लोग, भारत का जो जीएसटी वो कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे कनाडा से लिया है। कहाँ से, कनाडा से, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कनाडा देश से लिया था। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी समिति है, तो याद रखेंगे विजय केलकर समिति। कौन सी समिति सर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था, इसको याद रखेंगे। और इसके तहत भारत ने क्या किया था, तो 101वां संविधान संशोधन किया था। क्या किया था, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, इसी के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 जुलाई 2017 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सिक्किम का सागा दावा उत्सव कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिक्किम का सागा दावा उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे सिक्किम जो है अपना राज्य है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, पूरा का पूरा राज्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस कारण जो सिक्किम के जो त्यौहार होते हैं वो सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। बात करेंगे सागा दावा उत्सव के बारे में, तो ऐसा माना जाता है जब भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म हुआ, या फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, या इनका निर्वाण हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। जो ये तीनों स्थान थे, यानी कि जो तीनों ये कार्य थे, जन्म का, ज्ञान का और निर्वाण का, ये तीनों के तीनों एक दिन हुए थे। कौन से दिन, एक दिन हुए थे। और इसी एक दिन में क्या मनाया जाता है, याद रखेंगे, ये सागा दावा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, सिक्किम में, ठीक है। जिस प्रकार हम क्या मनाते हैं, महात्मा बुद्ध की जयंती मनाते हैं यहाँ पर भारत में, उत्तर भारत में, उसी प्रकार सिक्किम में क्या मनाते हैं, सागा दावा उत्सव मनाते हैं, ठीक है। जन्म, ज्ञान और निर्वाण की घटना के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण, यह मुक्ति प्राप्त करना संबंधित कारणों से इसी दिन, याद रखेंगे, तिहरा धन्य दिवस, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें हुई हैं, तो तिहरा धन्य दिवस, 3 चीजों के कारण क्या हो जाता है, जिस प्रकार 300 रन बनाने के बाद खिलाड़ी 13 शतक बनाता है, उसी प्रकार जब ये भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण हुआ, तो ये कुल कितने कार्य हो गए, 3 कार्य हुए। और इसी कारण इसे तिहरा धन्य दिवस के नाम से जाना जाता है। और जीवन के विभिन्न वर्षों में इस दिन घटनाएं घटी थी, मतलब ये बुद्ध की जो घटनाएं थी, ये तीनों एक ही दिन हुई थी, लेकिन जीवन के अलग अलग समय पर हुई थी, ये भी याद रखेंगे। तो सागा दावा उत्सव की बात की जाए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखो, बात करेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में, तो एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता है, तो अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं, कितनी है साथी, कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिनमें से तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। याद रखेंगे, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये कुल मिलाकर के आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने वाला लोडर मंत्रालय है। यानी कि बात करेंगे शास्त्रीय भाषाएं बनाता कौन है, शास्त्रीय भाषाएं घोषित कौन करता है, तो याद रखेंगे कौन करता है, संस्कृति मंत्रालय करता है, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है। और 6 भाषाएं हैं। सबसे पुरानी पूछ लेगा कौन सी है, सबसे पुरानी पूछ लेगा तो आपको बताना है तमिल है। कौन सी है, सबसे पुरानी संस्कृति भाषा कौन है, शास्त्रीय भाषा तमिल है। जबकि सभी से नवीनतम की बात करें तो उड़िया है। ये उड़िया आपकी 2014 में बनी थी, जबकि तमिल की बात की जाए तो ये सर 2004 में बनी थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बरडोली सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था। बात करेंगे बरदौली सत्याग्रह के बारे में, तो जून 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। सर हुआ कहाँ पर था, तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में।
गुजरात में क्या हुआ था साथी, गुजरात की जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, देखो उस समय भारत 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था, जिनमें से आपकी एक मुंबई प्रेसिडेंसी थी, जबकि दूसरी कोलकाता और तीसरी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। इसी के तहत 1928 में क्या हुआ, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई, तो मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी जो वो टैक्स लेती थी, किससे, किसानों से। जब किसानों से टैक्स लेती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के पास ना तो अनाज हुआ ना तो टैक्स देने का पैसा हुआ, तो इसके तहत जो आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसने क्या किया, इसने 22% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। क्या कर दिया, 22% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। देखो यहाँ पर जितना टैक्स लिया जाता था उतना टैक्स देने के पैसे नहीं थे, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा टैक्स था ये कैसे देते किसान, तो इसी के सहयोग के लिए, किसानों के सहयोग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या किया गया, बरदौली सत्याग्रह किया गया। और इस सत्याग्रह में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। किसने, याद रखेंगे, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया था। और यहाँ की महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी, सरदार की उपाधि, क्योंकि इन्होंने 22% टैक्स तो हटवाया था और जो अन्य लदा हुआ टैक्स था उसको भी कम करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो बरदौली सत्याग्रह औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए कराधान के खिलाफ भारत का एक किसान आंदोलन था। इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का दर्जा किसने दिलवाया, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा लगाए गए 22% टैक्स की वृद्धि को रद्द करने हेतु इसकी मांग की गई। और यह आंदोलन 12 जून 1928 को चला था। ये डेट भी याद रख सकते हैं, 12 जून 1928। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था कि कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। तो बात करेंगे कंचनजंगा पर्वत श्रेणी के बारे में, तो 8586 मीटर। कितनी है, 8586 मीटर इसकी कुल क्या है, हाइट है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन पूछ सकता है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा है अगर देखा जाए आधुनिक रूप से। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा कौन है, आपने पढ़ा होगा K2 के बारे में, गाडविन एस्टन के बारे में। लेकिन ये हालांकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, इसलिए भारत का जो मुख्य रूप से वर्तमान में है वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो आपका 8586 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ याद रखेंगे, पश्चिम में तमूर नदी, उत्तर में लहुनचू और जोंगसांगला और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया जाता है। यानी कि जो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है, इसके चारों ओर पश्चिम में क्या बना है, तमूर नदी है, उत्तर में लहुनचू है, और जो आपका इसके अलावा जोंगसोंगला है, और इसके अतिरिक्त पूर्व में बात की जाए तो तीस्ता नदी इसकी सीमा बनाती है। और ये जो कंचनजंगा है ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये भी याद रखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के अतिरिक्त क्या है, यह एक कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये जो पर्वतमाला है इसके जो आसपास का क्षेत्र है जो आपका किससे, पेड़ों से बना हुआ है। पेड़ों का जो एरिया है, यानी कि कह सकते हैं जहाँ पर कंचनजंगा पर्वत के आसपास जो वन पाए जाते हैं उसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये इसके साथ साथ क्या है, पर्वत भी है और पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, याद रखेंगे। यह नेपाल और सिक्किम, यानी कि नेपाल और भारत के बीच सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कब किया गया। तो पृथ्वी 2 का कई बार परीक्षण हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में जो करंट में सफल परीक्षण हुआ है वो आपका 15 जून 2023 को हुआ है। कब हुआ है, 15 जून 2023 को। इससे पहले भी बहुत सारे परीक्षण हुए हैं। पृथ्वी 2 आज की मिसाल नहीं है, ये 1987-88 के समय की है। ठीक है, लेकिन समय पर इसके परीक्षण होते रहते हैं। तो जो करंट में चर्चा में रहता है उसी को याद रखना है आपको। तो 15 जून 2023 को इसका क्या हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था। भारत ने बुधवार को ओडिशा, यानी कि ओडिशा के एक एकीकृत परीक्षण केंद्र से कम दूरी की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2, याद रखेंगे, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। याद रखेंगे इसके बारे में। इसका निर्माण की बात की जाए तो रक्षा एवं विकास संगठन के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इससे क्या तात्पर्य है, यानी कि DRDO ने, किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता देते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसको बताना है आपको DRDO के हेड कौन है। DRDO के अगर हेड की बात की जाए कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे समीर वी कामत है। कौन है, समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, समीर वी कामत इसके हेड है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और DRDO के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका में क्या था, काले गोरे का भेद चलता था। क्या चलता था साथी, काले एंड गोरे का भेद चलता था। इस दौरान गोरे क्या करते थे, कालों पर राज करते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक महान व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है, याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति आते हैं। इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, आप याद रखेंगे, इनके द्वारा आंदोलन कर दिया जाता है। काले गोरे के भेद को दूर करने के लिए आंदोलन कर दिया जाता है। और ये आंदोलन 1990 में होता है। कब होता है, 1990 में। इसी के साथ 4 साल बाद आपके क्या होता है, 4 साल बाद दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया। और दक्षिण अफ्रीका का अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव अप्रैल 1994 में अंतरिम संविधान के तहत आयोजित किया गया था। ये भी याद रखेंगे आप लोग। और नेल्सन मंडेला जो थे यहाँ के क्या बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, याद रखेंगे।
तो लोकतांत्रिक चुनाव में पहले प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला बने। और नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की अफगानिस्तान की सीमा कितनों किलोमीटर साझा होती है? तो इसके बारे में याद रखेंगे, ये 106 किलोमीटर है, जो कि याद रखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से सर क्या कैसे है? तो याद रखेंगे जो आपका पीओके है, अभी हमने आपको बताया था, जो आपका पीओके है यहाँ पर केटू पर्वत स्थित है, कौन सा? गार्डविन आस्टन। उसी प्रकार जो आप 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफगानिस्तान और भारत की, वो आपकी पीओके से होकर ही लगती है, ठीक है। तो अब भारत और अफगानिस्तान के मध्य कुल अस्थायी रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम ट्रेडमैन से ही बात करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका किसमें? ICAR में पूछ लिया। तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1296। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी कब बैठा, कहाँ पर बैठा? तो गद्दी पर बैठा। इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई, ठीक है। हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसने किसे मारा था? अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारा था, ठीक है। और खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ये भी याद रखेंगे, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और इसकी सबसे बड़ी अस्थायी सेना सबसे बड़ी किसकी थी? तो आपकी अलाउद्दीन खिलजी की ही थी, ठीक है। और इसके बारे में हमने बाजार नियंत्रण प्रणाली आपको कल ही बताई थी, तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था कि राजराज प्रथम चोल वंश का शासक कब बना? राजराज प्रथम की बात की जाए तो ये 985 से, कब से? 985 से 1014, लगभग 30 वर्षों तक। कब? कितने वर्षों तक? लगभग 30 वर्षों तक इसने क्या किया था? शासन किया था। कहाँ पर शासन किया था? तो चोल वंश पर शासन किया था, ठीक है। याद रखेंगे परांतक द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। परांतक द्वितीय के बाद चोल वंश का सिंहासन पर यह बैठा था, कौन? राजराज प्रथम। और इसके द्वारा एक कार्य किया गया था, याद रखेंगे, इसने श्रीलंका का जो पूर्वी हिस्सा है, कौन है? जो आपका श्रीलंका का पूर्वी हिस्सा है, इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। श्रीलंका के पूर्वी हिस्सा को जीता था, यानी कि इसकी जो नौसेना थी, नेवी थी, वो एक अच्छी नेवी थी, ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में। और राजराज प्रथम की बात की जाए तो इसके द्वारा राजराजेश्वर मंदिर बनवाया गया है, कौन सा? जो राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे हम वर्तमान में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जो बृहदेश्वर मंदिर है वर्तमान में महादेव का, तमिलनाडु में, इसको याद रखेंगे तंजौर में स्थित है। कहाँ पर? तंजौर में, ये यहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इसका शासन 30 वर्षों तक चोल साम्राज्य को सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात की जाए 2005 में पारित हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? हालांकि यह अधिनियम वर्ष 2006 से लागू हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अधिनियम आया तो 2005 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 2006 में हुआ, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? आपदा के समय कुशल प्रबंधन से, यानी कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ है, भूकंप है, तो इसके समय एक विशेष टीम बनाई जाएगी और इसी के तहत ये क्या करेगी? उस जो आपदा आई है उसमें मदद करेगी वो टीम, ठीक है। याद रखेंगे। और इसकी अगर बात की जाए अध्यक्ष की, किसकी बात की जाए? अध्यक्ष की। ये क्वेश्चन भी सेकंड सेक्टर में पूछा था, अध्यक्ष कौन होता है? तो PM इसका अध्यक्ष होता है। जो देश का PM होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बात करेंगे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में। ये आपका वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। किससे साथी? याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। उन्होंने राजस्थान में खेजड़ी, याद रखेंगे, खेजड़ी गाँव में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। यानी कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, इनके द्वारा अपने पेड़ों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? पेड़ों की सुरक्षा के लिए। जिस प्रकार आपका उत्तर भारत में, आपका उत्तर प्रदेश यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड में आपका चिपको आंदोलन चला था, उसी प्रकार राजस्थान के खेजड़ी में भी चिपको आंदोलन चला था, जिसे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। और इनमें 363 अन्य लोगों के साथ अमृता देवी की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और उन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बात करेंगे सिंदूर के बारे में। इसे HGS के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? HGS, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था रो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करेंगे IPS रवि कुमार सिन्हा के बारे में। IPS रवि कुमार सिन्हा की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। IPS जो रवि कुमार सिन्हा है, ये छत्तीसगढ़ कैडेट के हैं। कहाँ के? जो छत्तीसगढ़ कैडेट है, ये छत्तीसगढ़ कैडेट आपकी 1988 में बनी थी। इसी से संबंधित IPS अधिकारी हैं। क्या है? इसी से संबंधित IPS अधिकारी हैं। और इन्हें भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा को भारतीय खुफिया एजेंसी, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या कहते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ, क्या कहते हैं? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है। और इस संस्था की स्थापना की बात की जाए, यानी कि रॉ की स्थापना की बात की जाए,
तो 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है तीसरी शताब्दी के मध्य में वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बात करेंगे 255 एडी की। इस समय वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? याद रखेंगे, वाकाटक वंश एक सबसे शक्तिशाली वंश था दक्षिण भारत का, और उस समय की बात की जाए यानी तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था वाकाटक वंश, और इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो राजा प्रवरसेन था। कौन था? राजा प्रवरसेन प्रथम इसका सबसे प्रतापी शासक था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था नोकिया का मुख्यालय किस देश में स्थित? बात करेंगे साथी नोकिया के मुख्यालय के बारे में। तो नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की? फिनलैंड की। और जो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। कौन है? याद रखेंगे, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, और इसी हेलेंस्की में नोकिया का क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की एक बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके पड़ोसी शहर केलानियम एस्प्रो में स्थित है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यानी हेलेंस्की का जो पड़ोसी शहर है, हेलेंस्की में नहीं है हालांकि, हेलेंस्की का एक शहर है पड़ोसी केलानियम। ठीक है, और इसी केलानियम में क्या है? इसकी मुख्यालय स्थित है। ठीक है, किसका? नोकिया का। तो नोकिया कहाँ की कंपनी है साथी? याद रखेंगे, फिनलैंड की। ठीक है, जबकि आप लोग बताएंगे कि जो आपकी वीवो है वो कहाँ की कंपनी है। कहाँ? कौन सी? वीवो, ओप्पो। इसके अलावा आप बताएंगे ओप्पो के अलावा पैनासोनिक कहाँ की कंपनी है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, पैनासोनिक ये कहाँ की कंपनी है, आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीवो ओप्पो की बात की जाए तो ये चाइना की कंपनी है। कहाँ की? चाइना की। ठीक है, और पैनासोनिक की बात की जाए तो ये कहाँ की है सर? ये जापान की कंपनी है। ठीक है, जापान की। इसके अतिरिक्त सोनी कंपनी है। सॉरी, सोनी आपकी कहाँ की हो जाएगी? ये आपकी यूएसए की है, जापान की नहीं है, ये यूएसए की है। ठीक है, पैनासोनिक आपकी जापान की है, वीवो ओप्पो आपकी चाइना की है, सोनी आपकी यूएसए की है, जबकि नोकिया कहाँ की हो जाएगी? फिनलैंड की हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? तो खाने का जो सोडा होता है उसे NaHCO3 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको एक बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे धावन सोडा भी होता है। क्या होता है? धावन सोडा। और धावन सोडा का जो सूत्र होता है उसका नाम होता है, उसका क्या नाम होता है? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इसका होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। ठीक है, याद रखेंगे, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये विभिन्न व्यंजनों को बनाने के उपयोग किया जाता है खाने का सोडा। ठीक है, इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। इसका IUPAC नाम की बात की जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कामागाटो अमारू क्या है? कामागाटामारू की बात की जाए तो एक समुद्री जात था। ये एक ऐसा समुद्री जात था साथी जो 1914 में, कब? 1914 में आपका जापान से, कहाँ से? जापान का उस समय कब्जा था हांगकांग पर। कहाँ पर? हांगकांग पर। तो हांगकांग से चला था ये। कहाँ से? हांगकांग से। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कहाँ से चला था? हांगकांग से। और ये हांगकांग से कहाँ जा रहा था? तो कनाडा जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था? याद रखेंगे, हांगकांग से कनाडा जा रहा था, लेकिन कनाडा की सरकार ने इसे वहाँ पर रुकने नहीं दिया। तो ये तुरंत वापस आया, और वापस कहाँ पर आया था? तो कोलकाता में वापस आया था। कहाँ पर सर? कोलकाता में वापस आया था। और इस दौरान पुलिस वालों से झड़प हो जाती है। यहाँ पर कई लोग शहीद हो जाते हैं और कई लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कामागाटामारू एक जापानी जहाज था जिस पर भारतीयों का एक समूह जो अप्रैल 1914 से कनाडा में प्रवास करने का प्रयास कर रहा था। इसमें पंजाब के 376 यात्री शामिल थे, जिनमें से केवल 24 को कनाडा में भर्ती कराया गया, बाकी लोगों को भारत लौटा दिया। यानी कि जो कनाडा में आए थे उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? दंगा हो गया, पुलिस से झड़प हो जाती है। उसके बाद कई लोग शहीद हो जाते हैं और कई लोग क्या कर दिए जाते हैं? जेल में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है किस शासक के द्वारा जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे? तो जीतल और टका, कौन से याद रखेंगे? जीतल, एक तो जीतल जारी किया था जो कि तांबे का था, जबकि एक टका था। क्या था? टका। टका की बात की जाए ये कैसा था? ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, चांदी का सिक्का था। ये दोनों के दोनों सिक्के किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। किसने साथी? इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इल्तुतमिश के द्वारा ये दोनों के दोनों सिक्के जारी किए गए थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, और उसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है चांदी का जो टका था उसका वजन या ग्रेन के बारे में पूछेगा तो 175 ग्रेन याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश के सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाए थे, यानी कि जहाँ पर सिक्के छापे जाते थे उनका नाम भी यहाँ पर रखवाया गया था। ठीक है, इन सिक्कों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाए उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इनमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मानव रक्त का पीएच मान। क्या पूछा गया था? जो मानव रक्त है, मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया था। ठीक है, इसको आप लोग बताएंगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबर के बाद। क्या पूछा गया था? याद रखेंगे, दूसरा क्वेश्चन था अकबर के बाद
अकबर के बाद शासक कौन बना था, अकबर के बाद शासक कौन बना था, ठीक है, राजा कौन बना था, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपका आया था जो आपका था आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है। अभी हमने आपको बताया था जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन इसका प्रमुख कौन होता है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो आपदा प्रबंधन का जो हेड होता है वो कौन होता है, आपको अभी बताया था पीएम होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आया था कि जो हेक्सेन है क्या होता है, जो हेक्सेन है, हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। हेक्सेन की बात की जाए तो इसे हम C6H14 के नाम से लिखते हैं, किस नाम से, आपका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसी प्रकार जब हेक्सेन जो होता है वो 6 क्रम पर आता है, C6H14, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हेक्सेन में 14 हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मोनो रक्त की अगर पीएच मान की बात की जाए तो इसका 7 पॉइंट के समथिंग होता है, कितना होता है, 7.3 के आसपास होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अकबर के बाद राजा कौन बना था, तो जहांगीर बना था, कौन बना था साथी, जहांगीर बना था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट के समथिंग होता है। इसके अलावा अकबर के बाद राजा जहांगीर बना था, ठीक है, जहांगीर बना था। आपदा प्रबंधन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि हेक्सेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। 4 क्वेश्चन ये आए थे। इसके अतिरिक्त 2-3 क्वेश्चन और आए थे जिनमें आपका पूछा गया था विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, क्या पूछा गया था, जो आपका विद्युत विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया था। एसआई मात्रक की बात की जाए सर क्या होता है, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसको आप लोग बताएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था युवा महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, क्या पूछा गया था, युवा महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका खिताब किस राज्य ने जीता है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो युवा महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था साथी हरियाणा ने, किसने जीता है, हरियाणा ने, ठीक है। और जबकि बात की जाए विद्युत विभवांतर की मात्रा की तो ये होता है वोल्ट, क्या होता है, आप याद रखेंगे इसके बारे में, ये वोल्ट होता है। जबकि युवा महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो हरियाणा ने जीता है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है सर, जिन ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है, क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसके साथ साथ क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। जब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का परसेंटेज क्या था, क्या पूछा गया था, 2011 के अनुसार एसटी का परसेंटेज, तो ये आपका 8.6 के समथिंग था, कितना, 8.6 के समथिंग था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि ICAR, ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का एनालिसिस आपको पसंद आया है तो आपसे निवेदन है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इस तरह के विभिन्न एग्जामों के एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखते रहिए GSF बाय DSR। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, छोटों को प्यार देना, बड़ों को सम्मान करना। मिलते हैं कल। जय हिंद।